हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। आज से हम साइंस क्लासेस के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अंग्रेजी है जो हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम सबको बहुत कठिन लगती है अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे माहौल में पले बढ़े नहीं होते, हमारी परवरिश ऐसी माहौल में नहीं होती, इसलिए हमको अंग्रेजी कठिन लगती है। जबकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, जैसे ही हम पैदा होते हैं, आँख खोलते हैं, हमारी माँ को जो भाषा बोलते सुनते हैं, हम बहुत आसानी से उसको सीख लेते हैं। उसके बाद जब हम विद्यालय जाते हैं तो उनको लिपिबद्ध करना सीख लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी के साथ ऐसा नहीं हो पाता। जैसे कि मैं हमारे आसपास परिवेश के 3 बच्चों को बुलाऊं और कोई भी चित्र दिखाकर पूछूं। जैसे मान लो मैं बंदर को, पेड़ में जो बैठा बंदर है उसको दिखा के बच्चों से पूछूं। एक बच्चा जो एकदम ग्रामीण एरिया में रहता है उसको देख के बोलेगा, मैडम ये बांदर है। और जो थोड़ा शहर और गांव के बीच की जगह में रहता है, वो उस बच्चे को बुला के पूछूंगी तो बोलेगा, मैडम ये बंदर है। लेकिन जो शहर में रहा बच्चा, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हुआ बच्चा, वो क्या बोलेगा, इट्स अ मंकी मैम, है ना, वैसे बोलेगा। तो बेसिकली हम जान रहे हैं कि किसी भी भाषा का विकास परवरिश, माहौल, इस पर आधारित होता है। तो हमको अंग्रेजी जो कठिन लगती है उसके बहुत सारी वजहें हैं। एक तो हम चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और ना ही समय देते हैं उसको समझने के लिए। तो बच्चों, अब से हम अंग्रेजी भाषा जिसकी लिपि रोमन है उसको हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं उसकी पढ़ने की। हमारी जो मातृभाषा है बच्चों हिंदी है और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी वर्णमाला क्या होती है बच्चों? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं? 52। और ये जो वर्णमाला है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। व्यंजन के भी बहुत सारी कैटेगरी है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अढ़ा अढ़ा। और हमारे जो स्वर हैं उसमें आ, ई, उ, री, ए, ओ, और अंग और आहा 2 अयोग हुआ है। इस सब को मिलाकर हमारी 52 वर्णों की क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। इस प्रकार हमारे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बच्चों? 26। हिंदी के जस्ट आधे, हिंदी के 52 और अंग्रेजी में सिर्फ 26। तो हमको इसीलिए अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कम है और हमारी हिंदी वर्णमाला में बहुत ज़्यादा है। वहाँ हर वर्ण की अलग ध्वनि होती है और हमको अंग्रेजी में क्या करना पड़ता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमको अल्फ़ाबेट्स बनाने पड़ते हैं, फिर उन्हीं से हमको शब्द बनाने पड़ते हैं। तो हम हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर से स्टार्ट होती है। हिंदी वर्णमाला में बच्चों 11 स्वर होते हैं। अभी स्वर क्या होते हैं? स्वर वे स्वतंत्र ध्वनि होती हैं जिनके उच्चारण के लिए हमको किसी अन्य ध्वनि की सहारा नहीं लेना पड़ता। ध्वनियाँ क्या है बच्चों? मुंह से उच्चरित होने वाली साउंड, है ना, आवाज़, वही ध्वनि है। जो भी आपको सुनाई दे रही है वही है ध्वनि कहलाती, वही इंग्लिश में हम उसको साउंड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इन्हीं स्वरों को इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं और ये सिर्फ 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए, ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं, है ना। अब जब हम व्यंजनों की बात करेंगे तो हिंदी में अयोग वाह भी होते हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में, अंगा और आहा। जब हम मात्राएं पढ़ेंगे तो इन अंगा और आहा के लिए जो मात्राएं हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी हम व्यंजन बताते हैं आपको। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 37। और 2 व्यंजन अढ़ा और अढ़ा को मिला के 39 हो जाते हैं। तो ये जो व्यंजन हैं इसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और अढ़ा और अढ़ा 2 अलग से ध्वनियाँ हैं, जो अलग से वर्ण है, उनको मिला के हमारे पास 39 व्यंजन है।
जब अंग्रेजी की बात होती है तो अंग्रेजी में हम व्यंजन को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और ये कितने होते हैं? 21। 26 लेटर हैं, 5 वावेल हैं, तो बच्चे कितने? 21 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा बच्चों, ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, उनको उच्चारित होने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं होता। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हमारे पास 37 मुख्य व्यंजन हैं। अब सोचिए, कहाँ 37 और कहाँ 21, संख्या कम हो गई। तो हमको हिंदी वर्णमाला के लिए जब इंग्लिश में बनाना पड़ता है तो हमको उन्हीं कॉन्सोनेंट्स को रीअरेंज करके, उनको कॉम्बिनेशन करके उनका हमको वर्ण बनाना पड़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनाने पड़ते हैं, फिर हम उनसे शब्द बनाते हैं। जबकि इंग्लिश में ऐसा है कि कई अल्फ़ाबेट वर्ण की सेम टू सेम साउंड देते हैं। जैसे हम बात करें बा, है ना, बी, तो बी क्या साउंड देगा? बा। बा के लिए बी लिखते हैं हम, ऐसे बी है जो बा साउंड देता है। एल, ला, एल किसका साउंड देता है? ला का साउंड देता है। जब हम जा की बात करते हैं तो जे, पा की बात करते हैं तो पी। तो ऐसे कई अल्फ़ाबेट हैं जो सेम टू सेम साउंड हिंदी वर्णमाला की प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी वर्ण हैं जिनका साउंड अलग हो जाता है, हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अलग से कोई उनके लिए साउंड नहीं है तो हम उनको कॉम्बिनेशन करके अन्य व्यंजनों के साथ बनाते हैं। जैसे खा, जब हमको खा बनाना होगा ना बच्चों, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास अलग से कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हम उसको के में एच मिला के बना देते हैं खा, के एच मिल के बनता है खा। ऐसे घा बनाना हो तो हमको गा के लिए पता है जी है, तो जी में एच मिला के घा बना देते हैं। तो हमारे जो हिंदी व्यंजन है 37 और इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 21, तो 37 और 21 का जो गैप है, इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन बना के दूर किया जाता है। स्वर और व्यंजन के बाद बात आती है मात्राओं की। हमारे पास 11 स्वर हैं, तो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है ना बच्चों, हर स्वर के लिए अलग से मात्रा है। छोटा आ से लेके पूरे आहा तक सब की मात्रा अलग अलग है। लेकिन जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हिंदी स्वर की जितनी मात्राएं हैं हमको इन्हीं को कॉम्बिनेशन करके बनानी पड़ती हैं। तो हमारी जो मात्राएं हैं हम उनको देख लेते हैं कि कैसे बनती हैं। तो जब हम हिंदी में अ स्वर लेते हैं, अनार का, तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं बच्चों? सिंगल ए, है ना। जब आम का लिखना होता है हमको, तो हम इंग्लिश में उसके लिए ए भी लिखते हैं, डबल ए भी लिखते हैं। जब हम आपको साउंड्स पढ़ाएंगे ना बच्चों, तो हम आपको बताएंगे जब शब्दों का निर्माण कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे डबल ए लगेगा। छोटी ई तीसरा स्वर है हमारा हिंदी वर्णमाला का, तो उसके लिए हम इंग्लिश में आई इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ई का, तो उसके लिए हम कहीं कहीं आई और कहीं कहीं डबल इस्तेमाल करते हैं। जब हम नामों में जोर देते हैं तब वहाँ डबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलेंगे गीता, है ना, रीता, सीता, मीता, तो गीत, रीत, तो हम वहाँ पे डबल ई लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोग SITA सीता लिखते हैं, तो हमको वहाँ पे उच्चारण भी देखना पड़ता है और उस पर्सन से भी पूछना पड़ता है कि आप अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो कई बार आई होता है, कई बार डबल ई होता है। ये भी हम आपको अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए बच्चों यू लगता है, यू हमारा एक वॉवेल है। उसके बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के लिए यू और कहीं कहीं डबल ओ लगता है ना, अधिकतर डबल ओ लगता है, कहीं कहीं यू लगता है। उसके बाद आता है ए एड़ी का, ए एड़ी के लिए बच्चों ई लगता है। उसके बाद है ए ऐनक का, तो बच्चों ए ऐनक है जो, देखिए कैसे बनता है ए ऐनक। ए ऐनक है जो, ए ऐनक है हमारे पास, वो आ और ई से बनता है। ये देखिए आ और ई मिलते हैं तब बनता है आई। इसीलिए ये इसकी जो मात्रा होगी इंग्लिश में वो क्या होगी? ए और आई, है ना, आ और ई। आ के लिए ए और
ई के लिए आई, तो ये बन गया आई। अब हम जब ओ की बात करते हैं तो ओ की मात्रा ओ से प्रोनाउंस होती है, ओ लिखते हैं ओ के मतलब ओ की मात्रा के लिए। जैसे हमको लिखना है कोका, है ना, या गोपू, समझ लीजिए गोपू लिखना है तो गो, तो गा के लिए जी और ओ की मात्रा की ओ, जी ओ, पू पी यू पू, गो पू, ऐसे करके हम बना लेते हैं मात्रा। क्योंकि हमने बताया है यू के लिए, बड़ा ऊ के लिए कहीं कहीं यू और कहीं कहीं डबल ओ लगता है। ये उच्चारण पर भी निर्भर करता है कि हम कितना जोर दे के किस मात्रा को बोल रहे हैं। आओ, आओ कैसे बनता है बच्चों? आ और ऊ मिलके बनता है आओ। कैसे बनता है? आ और ऊ मिलके। तो जब आ और ऊ मिलके आओ बनेगा तो ये कहीं कहीं ए यू इसके लिए इस्तेमाल होगा और कहीं कहीं ओ यू इस्तेमाल होगा। तो ये जितनी औ तक की मात्राएं थी ये सिर्फ स्वरों के कॉम्बिनेशन से बनी। किसके से? स्वर मतलब वॉवेल, ए ई आई ओ यू। अब जो मात्राएं हैं री ऋषि की, अंगा की और आहा की, इनमें क्या होता है बच्चों? स्वर के साथ हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे री ऋषि, री ऋषि कैसे बनता? रा में ई की मात्रा लगा के बनता री, तो इसके लिए आर और आई आएगा। तो आई हमारा वावेल है और आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ये मात्रा वावेल एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से बनी री ऋषि की। अब आई अंगा और आहा, ये अयोगवा है। तो अंगा जो है कहीं कहीं इसके लिए ए एम होता है बच्चों और कहीं कहीं ए एन होता है। तो ए एम कहाँ होगा और ए एन कहाँ होगा ये हम आपको बताते हैं। जैसे अंबर, अंबुजा, तो इसमें जो अंगा की मात्रा है माँ, क्या उच्चरित हो रहा है? माँ, है ना, माँ मछली का। तो इसमें जब हम मात्रा लगाएंगे तो ए एम की। लेकिन जब हम बोलेंगे अंगूर, अंगद, तो आप खुद बोल के देखिए जो पंचम वर्ण निकल रहा है ना नल का निकल रहा है, तो वहाँ पे अंगा की मात्रा क्या हो जाएगी? ए एन। तो ए एम भी आता है अंगा के लिए, ए एन भी आता है। तो आप इसको ध्यान से कि आप जब प्रोनाउंस करेंगे, उच्चरित करेंगे तो क्या साउंड निकल रहा है? माँ मछली का निकल रहा है कि नानल का निकल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आहा, आहा की मात्रा ना, तो आहा कैसे बन रहा? अ ए और एच से। तो ए हमारा वोवेल है और एच हमारा कॉन्सोनेंट है। तो री ऋषि, अंगा और आहा ये तीनों व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स और वोवेल इनके कॉम्बिनेशन से बनती हैं। और आ अनार से औ तक की जो 11 मात्राएं हैं खाली वोवेल से बनती हैं। इस तरीके से ये हो गई हमारी मात्राएं। हमने वोवेल पढ़ लिए 5, 21 कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए और हमने मात्राएं पढ़ ली। अब हमको हिंदी जो हमारी वर्णमाला है उसके हर अल्फ़ाबेट के लिए इंग्लिश में हम क्या लेटर यूज करते हैं अब हम उसको जानते हैं ना। हम देवनागरी लिपि पूरी जान रहे हैं, अब हमको रोमन लिपि में उन अल्फ़ाबेट्स को मतलब उन वर्णों को, उन अक्षरों को कैसे किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको बोलते हैं रोमन लिपि। तो अब हम देवनागरी को रोमन लिपि में कैसे बदलते हैं, उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, क्या लेटर यूज करते हैं वो हम जानते हैं। तो हमारे पास व्यंजन की जो वर्णमाला है, व्यंजन वर्णमाला में जितने हैं उसमें हमारे पास 25 हैं जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 5-5 की श्रेणी में ये 5 समूह हैं। तो क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, है ना। क से स्टार्ट हुआ तो का वर्ग, तो का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं ना बच्चों तो हमारे यहाँ गले से आवाज़ निकलती क, ख। आप अपने हाथ में कंठ में रख के देखिए, इसीलिए ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? कंठव्य, है ना। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? कंठव्य। क, ख, ग, घ, अंगा। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ण यूज करेंगे, कौन सा अल्फ़ाबेट रोमन लिपि में? के। का के लिए के, और खा के लिए हमने बताया था खा के लिए अलग से कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हम के में एच लगा के खा बना लेते हैं। गा के लिए आता है जी, घा के लिए अलग से कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम जी में लगा देते हैं जी एच। और अंगा हमारा जो है पंचम वर्ण है ना। पंचम वर्ण हर श्रेणी में क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग सब में पंचम वर्ण। तो ये जो पंचम वर्ण सब में एन आता है। अब है च वर्ग, च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं। क्यों बोलते हैं तालव्य? जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी तालु से आवाज़ निकलती, च, छ,
ज, झ, इया। हमारा ये जो तालु होता है ना, यहाँ से आवाज़ निकलती है, यहाँ से साउंड होता है, यहाँ से उच्चरित होते हैं ये व्यंजन, इसलिए इनको तालव्य बोलते हैं। तो चा के लिए क्या ऐसा होता है बेटा, सी एच। जब हम साउंड पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे कि सी अकेला का भी देता है साउंड और सा भी देता है, लेकिन जब एच के साथ मिलता है तो ये बनता है चा, और जब 2 बार एच जोड़ देते हैं तो बनता है छा। और जा के लिए बच्चों कहीं कहीं जे इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं जी इस्तेमाल होता है, और झा झंडे के लिए जे एच, और फिर इया आ गया है ना, इया के लिए ना एन, मतलब एन इस्तेमाल होता है ये। अब है ट वर्ग, ट टमाटर का ना ट वर्ग, इसमें ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये जो हमारा ट वर्ग है इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। इसको मूर्धन्य क्यों बोलते हैं पता है बच्चों? क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको उच्चरित करते हैं, तो हमारी जिह्वा ऊपरी तालु के अग्रभाग को छुआती है ना। ट, अब बोल के देखिए, ट हमारी जीभ तालु के अग्रभाग को छुआ रही है। ठ, ड, ढ, अणा, है ना। और टा के लिए टी, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, और ढा के लिए डी एच, और अणा पंचम वर्ण है तो एन। अब इसके बाद आता है ता वर्ग। ता वर्ग को क्या बोलते हैं बच्चों? दंतव्य। ता वर्ग, ता श्रेणी के वर्ण ता वर्ग कहलाते हैं, और ये दंतव्य। तो जब इसका उच्चारण होता है ना बच्चों, तो हमारी जो जीभ है किससे छुआती? दांतों से, इसीलिए इनको दंतव्य बोलते हैं। आप बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, ना। हमारी जीभ है जो आगे के जो ऊपर के दांत हैं ना उसको छुआती है। तो टा वर्ग और ता वर्ग सेम अल्फ़ाबेट इनके लिए यूज होते हैं। जैसे टी टा के लिए तो ता के लिए भी टी, ठा के लिए टी एच तो था के लिए भी टी एच, डा डमरू के लिए डी तो दा दावात के लिए डी, ढा ढक्कन के लिए डी एच तो धा धनुष के लिए डी एच, और अणा और ना तो एन बताई हूँ, पंचम वर्ण है तो नानल का आता है, एन आता है। अब इसके बाद हैं ओष्ठव्य या प वर्ग। तो ये प वर्ग मतलब पा वर्ग के अक्षर हैं, ये पा वर्ग के व्यंजन। तो इनको ओष्ठव्य क्यों बोलते हैं बच्चों? जब हम इनको उच्चरित करते हैं ना तो हमारे दोनों होंठ छुआते हैं, प, फा, बा, भा, मा, तो हमारे दोनों होंठ चिपकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ओष्ठव्य व्यंजन। तो पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, बा के लिए बी, भा के लिए बी एच, और माँ के लिए एम। इस तरीके से 25 हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन। अब उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों य, र, ला और वा को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो या यज्ञ का के लिए वाय आता है, रा रस्सी के लिए आर आता है, ला लड़की के लिए एल, और वा के लिए कहीं वी और कहीं डब्ल्यू आता है। ये जब हम साउंड पढ़ाएंगे आप लोग को तब हम बताएंगे कहाँ वा आएगा, वी आएगा, कहाँ डब्ल्यू आएगा। उसके बाद उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन में तीनों प्रकार के सा आते हैं उष्म व्यंजन में। तो तीनों प्रकार के इसमें हमारे सा आएंगे, ये देखिए तीनों प्रकार के सा, सा, शा, सा और हा। तो जो सा है इसके लिए एस एच, सा षटकोण का इसके लिए भी एस एच, सा सरौते के लिए सिंगल एच, और हा के लिए एच। अब देखिए बच्चों, जब एच अकेला रहता है ना तो हा साउंड देता है, हॉर्स, होम, हाउस। लेकिन जब ये अन अल्फ़ाबेट से मिल गया, जैसे सी के साथ मिल गया तो चा बन गया, बी के साथ मिल गया तो भा बन गया। ये हम आपको आगे बताएंगे जब हम साउंड्स पढ़ाएंगे। अब है संयुक्त वर्ण। जो संयुक्त वर्ण है ना बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो जैसे हम छा छतरी की बात करें, छा छता वाला छा नहीं, छा क्षत्रिय, कक्षा वाला छा, है ना। तो ये बनता है का और सा से। अब बच्चों आप ये पूरे अल्फ़ाबेट में आपने जो टेबल देख रहे हो, इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, सब के नीचे देखिएगा क्या लगा हुआ है? हलंत। देखिए ये हलंत लगा है ना, ये हलंत है। ये हलंत क्यों लगा है? क्योंकि यदि स्वर रहित व्यंजन, अगर हम इसमें पूरा हलंत हटा देंगे ना तो हमको पा के लिए पी ए लिखना पड़ेगा, मतलब वो क्या हो गया? पा धन आ हो जाएगा।
पी ए, फा के लिए पी एच ए, बा के लिए बी ए, भा के लिए बी एच ए, या के लिए वाई ए, रा के लिए आर ए। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट बता रहे हैं, एक एक व्यंजन का अलग से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन लिखे हैं। और स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं ना, पूर्ण उच्चरित नहीं होते, तो सब में क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो तो यहाँ पे हलंत लगा, इसलिए सब में अ अनार की मात्रा, किसी में भी ए लेटर साथ में नहीं जुटा हुआ है। तो अब हम पढ़ रहे थे छा छतरी का। तो छा छतरीय का जो होता है बच्चों, तो उसके लिए हमको ये बनता है का और सा से। किससे बनता है छा छतरी? का और सा से। तो का और सा से बनता है, तो का के लिए क्या होता है बच्चों? के। का के लिए क्या होता है? के। और सा के लिए क्या होता है? एस एच। तो छा छतरी का बनेगा के एस एच। अब हम पढ़ेंगे ट्रा, है ना, त्रा त्रिशूल का। तो त्रा त्रिशूल कैसे बनता है? संयुक्त ता और रा से। ता भी व्यंजन है, रा भी व्यंजन है, इन दोनों को मिला के बन रहा है त्रा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। तो ता के लिए भी हमने पढ़ा था टी और रा के लिए पढ़ा था आर, तो त्रा के लिए बन गया टी आर। अब हम अगला क्या है हमारे पास? स्राश्रम का। तो स्राश्रम जैसे श्रवण, श्रवण में स्राश्रम का आता है। तो स्रा है जो सा सीटी वाला और रा रस्सी, इससे मिलकर बनता है। तो सा के लिए होगा एस एच और रा के लिए आर, तो स्रा बन गया एस एच आर। अगला अक्षर है बच्चों ज्ञा ज्ञानी का। जो ज्ञा ज्ञानी, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है और ये बनता है जा और इया से। ये देखिए ये कैसे बनता है, जा से और इया से ना। तो जो जा है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? जे। और इया क्या है? पंचम वर्ण, उसके लिए आता है एन। तो ज्ञा ज्ञानी के लिए बन जाता है जे एन। लेकिन जब हम जे एन ज्ञा ज्ञानी के लिए बन गया, लेकिन हम बोलते कैसे? ज्ञा ज्ञानी ज्ञा, है ना, ज्ञा आधा गा और या। तो इसका एक और रूप होता है जी वाई एन। तो इस तरीके से हम ज्ञा ज्ञानी का दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम आ गया ज्ञानी जेल सिंह, तो हमको फिर ज्ञा ज्ञानी का आगे उसके में लिखना पड़ेगा, तो हम जी वाई एन भी लिख सकते हैं और जे एन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पूरे वर्ण हो गए, है ना। अब हम इनकी 12 खड़ी अगले क्लास में 12 खड़ी पढ़ेंगे। जैसे का, की, कू ऐसे होता है ना, वैसे ही हम इंग्लिश में 12 खड़ी पढ़ेंगे। का के लिए के आता है, तो पूरी उसकी मात्राओं के साथ पूरे ज्ञा ज्ञानी तक। उम्मीद है बच्चों आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।